हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, इसको आप सेमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस पेपर आप लोगों का कौन सा हम स्टार्ट किए स्टूडेंट? आप लोगों का पेपर हमने सेकेंड स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट पेपर का आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर का 9 वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है पहले से। तो जो बच्चों ने अभी तक फर्स्ट पेपर का जो है 9 वीडियो मॉडल पेपर उन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर वहाँ से देख ले। और आज आप लोगों का सेकेंड पेपर का जो है पार्ट 6 है स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट 6 है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेक्शन बी लेकर आई हूँ स्टूडेंट। देखिए पेपर का नाम क्या है? तो सांख्यिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग है। जो बच्चे मतलब हमारे होम साइंस से ह्यूमन डेवलपमेंट और फूड एंड न्यूट्रिशन के जो भी बच्चे हैं, तो ये जो है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर क्या होता है स्टूडेंट? आप लोगों का कॉमन होता है। तो देखिए सेक्शन बी में हम आज आप लोगों को लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी, ठीक है, किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? सेक्शन सी का जो है हमने क्लास यूट्यूब पर आप लोगों को पहले से दे चुके हैं, जिसमें क्या है 5 क्लास में भी कंप्लीट हो गया है। तो आज आप लोगों का कौन है? ये क्लास 6 है। तो सेक्शन बी यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आज आप लोगों को हम सॉल्व करा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या? सारणियन के उद्देश्य बताइए। यानी जो सारणियन होता है, टेबुलेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं? तो देखिए पहला क्या है? तो सारणियन के निम्न उद्देश्य होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक साथ जो है सारे उद्देश्य को हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर पहला उद्देश्य क्या है आपका? सामग्री को सुव्यवस्थित बनाना। दूसरा है सामग्री को बोधगम्य बनाना। तीसरा है सामग्री की विशेषताओं को प्रदर्शित करना। और चौथा है आपका सामग्री का संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण स्टूडेंट देखिए एक ही में रहेगा, ठीक है। और पांचवा क्या है? सामग्री को तुलना योग्य बनाना। ये क्या है? ये आपके जो है मतलब सारणियन के उद्देश्य हैं। अब आइए एक एक पॉइंट को हम सविस्तार समझते हैं। देखिए सामग्री को सुव्यवस्थित बनाने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए सारणियन का प्रमुख उद्देश्य एकत्रित सामग्री को वर्गीकरण कर लेने के पश्चात इसे अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान करना है, ताकि क्या हो जाए स्टूडेंट? ताकि एक मिनट, ताकि निर्वचन एवं निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जो है सरल हो जाए। यानी जो सारणियन है उससे हम क्या करते हैं? उससे हम सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से पहले बनाते हैं, यानी एक मतलब टेबुलेशन हम कर लेंगे कॉलम वाइज। और फिर क्या होगा, अगर हम कॉलम वाइज इसको बांट लेते हैं तो हमको किसी भी समस्या का समाधान का निष्कर्ष निकालने में क्या हो सकती है? मदद मिल सकती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट? सेकेंड पॉइंट की तरफ हम देखते हैं कि सामग्री को बोधगम्य बनाना, ठीक है। सामग्री को क्या करना? बोधगम्य बनाना। यानी सारणियन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य सामग्री को सरल रूप से कॉलमों, ठीक है, एवं कतारों में लिखकर इन्हें अधिक बोधगम्य बनाया जाता है। यानी देखते हैं सारणी ऐसे हो गया आपका, तो ये क्या है? ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका कॉलम हो गया। और ये क्या है? आपकी इस वाली रेखा को हम कतार बोलते हैं। ये खड़ी रेखा जो रही एक कॉलम का निर्माण करती है। इसमें जो भी है हम क्या करते हैं? कॉलम बनाकर अपने जो भी मतलब मैटर मिला है हमको उस कॉलम वाइज हम लिख देते हैं। मान लीजिए जैसे इस पहला कॉलम हमने किया तो पहला कॉलम में मान लीजिए हम लड़के का ले लिए, दूसरा कॉलम में मान लीजिए लड़की का हमने ले लिया, तीसरा कॉलम में क्या वो माता पिता के बारे में हम ले लिए। तो ये क्या है? ये कॉलम बनाकर हम जो है व्यवस्थित कर देंगे। तो अगर हमको किसी का भी चाहिए कि जैसे उस घर में जो है लड़के लड़कियां कितने हैं तो उनकी संख्या मान लीजिए जैसे 6 है, तो 6 वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, तो ये बता सकते हैं कि 6 क्या है? पढ़े लिखे हैं, ठीक है। फिर क्या है? लड़कियों की संख्या मान लीजिए कितनी है? तो 3 है, तीनों क्या है? पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और माता पिता का मान लीजिए हम माता पिता जैसे ज्वाइंट फैमिली है तो मान लीजिए माता पिता हम मान लेते हैं, माता पिता की संख्या वहाँ पर उस फैमिली में माता पिता की संख्या टोटल हम जोड़ लेंगे। तो मान लीजिए वहाँ पे 6 माता पिता हैं, तो 6 माता पिता में कितने पढ़े हैं? तो मान लीजिए उसको हमको बताना है 3 पढ़े लिखे हैं और 3 क्या है? अनपढ़ है। तो ये जो कॉलम हम बनाते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? पढ़े लिखे बना दिए, यहाँ पर क्या है? अनपढ़ कॉलम बना दिए। तो इस तरह से क्या है? शिक्षित पढ़े लिखे की जगह क्या कर सकते हैं? शिक्षित अशिक्षित, ठीक है। तो ऐसे करके कॉलम बना के हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न अगला पॉइंट क्या है हमारा? सामग्री की विशेषताओं को प्रदर्शित करना। तो सामग्री की क्या क्या विशेषताएं, जो मैटर हमें मिला है उसकी क्या क्या विशेषताएं, उसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते। तो देखिए सारणियन का यानी इसका सारणियन या इसका प्रमुख
उद्देश्य एकत्रित सामग्री की विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करना है। तालिका या सारणी देखते ही उसमें प्रदर्शित सामग्री की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। तो जैसे हमने अभी बताया कि कॉलम बना लिए, तालिका बना लेते हैं, तो कौन से कितने लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, माता पिता की संख्या कितनी है, तो क्या हुआ, कॉलम से तुरंत हमें पता चल जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पर है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। चौथा पॉइंट क्या है, सामग्री का संक्षिप्तीकरण करना, यानी सामग्री को जो मैटर है उसको हम कितने छोटे रूप में हम लिख सकते हैं उसको देखना। तो यहाँ पे क्या, सारणियन का मुख्य उद्देश्य विस्तृत सामग्री को कम से कम स्थान पर प्रदर्शित करना। ठीक है, यानी कितने कम जगह में हम मतलब सॉलिड चीज़ों को दे सकते हैं वो चीज़ करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सामग्री को तुलना योग्य बनाना, यानी जो मैटर है, ठीक है, जो मैटर उसका क्या कर सके हम, तुलनात्मक अध्ययन कर सके, उस योग बनाना जो है टेबुलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए, सारणियन का अंतिम उद्देश्य क्या है, सामग्री की तुलना करने में सहायता देना, यानी जो भी हमको मैटर मिला है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सॉरी अगला पॉइंट नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या, वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं, वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्गीकरण कितना है, तो वर्गीकरण के निम्न प्रकार होते हैं। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन के प्रकार पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्या है, गुणात्मक वर्गीकरण यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, गणनात्मक वर्गीकरण यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और तीसरा क्या है आपका, सामयिक वर्गीकरण यानी पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन। और चौथा क्या, स्थानानुसार वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस। ठीक है, तो अब देखिए इसको बारी बारी से हम समझते हैं। कोई गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है, यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न गुणों या विशेषताओं के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी विभिन्न गुणों और विशेषताओं के आधार पर, यानी जैसे हमने जो भी सैंपल लिया उसकी क्या क्या गुण हैं और उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, तथ्यों का जो है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव जो है वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि कितने लोग जो है माने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, ये सब क्या, ये सब आपका क्वालिटी है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, एक जगह हम चार्ट बनाकर उसको हम क्लासिफाई करके कि अशिक्षित वर्ग में इतने लोग हैं, शिक्षित वर्ग में इतने लोग हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं हम टेबुलेशन सॉरी क्लासिफिकेशन के जरिए हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला है क्या है कि गणनात्मक वर्गीकरण, यानी यह वह वर्गीकरण है जिसमें सामग्री को अंकों अर्थात संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे लंबाई हो गया, ठीक है, आय हो गया, व्यय हो गया इत्यादि। तो ये सब क्या, क्वांटिटिव का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जैसे लंबाई हुआ, आय हुआ, कितना पैसा हमारा खर्च होती है, क्या करें, गणना कर रहे हैं ना, जैसे 100 रुपया 50 रुपया, ये हम क्या करें, संख्या में काउंट कर रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्या है, सामयिक वर्गीकरण। सामयिक वर्गीकरण में क्या होता है, सामयिक का मतलब क्या हुआ, समय से संबंधित है। तो देखिए यह समय पर आधारित वर्गीकरण है, इसमें समय या अवधि ही प्रधान होता है। जब हम एकत्रित तथ्यों को दिनों, महीनों या वर्षों या किसी ऐतिहासिक, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, या किसी ऐतिहासिक क्या है क्रम के अनुसार व्यवस्थित व वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम सामयिक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो इसमें क्या दिया है स्टूडेंट, इसमें आपका दिया है कि सामयिक वर्गीकरण में क्या है आपका, तो यह समय पर आधारित है। तो सामयिक का मतलब सामयिक मतलब समय से संबंधित है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें समय और अवधि मतलब दिन या समय, अवधि या को हम दिन या समय बोलते हैं, ही प्रधान होता है। और जब हम क्या करते हैं उस तथ्य को, यानी जो हमारा डाटा मिला है उसे हम क्या करें, दिनों में काउंट कर, मतलब कितने दिन में हमने ये जो है रिसर्च कार्य को पूरा किया, तो क्या करें, कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, कितने वर्ष लगे, तो ये सब क्या है, सब आपका मतलब काउंट होता है। जैसे आप रिसर्च करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सुनते होंगे कि पीएचडी उनका 5 साल में पूरा हुआ, किसी का आप सुनते 6 साल में पूरा, किसी का 8 साल में होती, ये क्या हुआ, यही आपका एक अवधि हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की सॉरी अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है,
स्थानानुसार वर्गीकरण क्या होता है? तो देखिए, यदि संकलित तथ्यों को स्थान या भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे स्थानानुसार वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी क्या है कि यदि संकलित मतलब जो हमने लिया है, ठीक है, लिया जो तथ्य हमने लिए हैं, जो डाटा हमने लिए हैं, उसको क्या करना है, उसको किसी स्थान पर या भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर हम उसको बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थानानुसार वर्गीकरण बोलते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है? सांख्यिकी की सीमाएं लिखी हैं। ठीक है, सांख्यिकी की सीमाएं। सीमाएं का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दोष होता है। सीमाएं का मतलब क्या होता है? दोष होता है। तो देखिए यहाँ पर दोष क्या क्या है? तो देखिए सांख्यिकी की जो है निम्न सीमाएं या दोष होते हैं। तो पहला क्या है आपका? संख्यानात्मक अध्ययन तक सीमित। ठीक है, यानी संख्यात्मक अध्ययन का मतलब क्या हो कि सिर्फ संख्या तक ये सीमित हो जाता है। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन का अभाव। तीसरा क्या है? भ्रमपूर्ण निष्कर्ष की संभावना। चौथा हमारा क्या है? औसत की आवश्यकता से अधिक महत्व। ये सब क्या? ये सब आपके जो है सारणियन के दोष होते हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए पहले क्या करना है? पहले आपको निम्न लिखकर ये चारों पॉइंट लिख देना। जैसे एटीट्यूड जैसे हमने लिखा है उसी तरह से आपको सिर्फ चारों पॉइंट पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक एक पॉइंट को आप डिफाइन कर देंगे तो आपको जो है नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए अगले इसी का जो है पहला पॉइंट ही हम देखते हैं। इसमें क्या है? संख्यात्मक अध्ययन तक सीमित होना। तो संख्यात्मक अध्ययन तक सीमित होना क्या है कि सांख्यिकी का सर्वप्रथम सीमा यह है कि इसका उपयोग केवल उन्हीं अध्ययनों में किया जा सकता है जिन से तथ्यों को संख्या के रूप में स्पष्ट करना संभव हो। यानी हम टेबुलेशन को कहाँ, क्लासिफिकेशन को हम कहाँ कर पाते हैं? तो हम वहीं कर पाते हैं जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर जो संख्या में लिखा हुआ हो उसी को हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये क्या हो कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या है? संख्या तक ही सीमित हो जाता है। ठीक है, सारणियन जो है सांख्यिकी का है ना, एक मिनट सॉरी, देखिए क्या प्रश्न। हाँ, सांख्यिकी का जो है दुरुपयोग या दोष क्या है? तो वह सिर्फ क्या है? संख्या के अध्ययन तक ही सीमित रह जाती है। यानी इससे हम क्या है? किसी व्यक्तिगत जो है इसका जो है हिस्टोरिकल पॉइंट को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्या है आपका? देखिए व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन का अभाव। तो इसमें क्या है? तो सांख्यिकी का रूप केवल समूहवादी होता है। यानी जो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, वो क्या है? वो सिर्फ ग्रुप में चल सकता है। ठीक है, फिर क्या है आपका? एक मिनट स्टूडेंट, अभी और देख रहे हैं, पीडीएफ एक जगह और सेफ है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ना, 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये है। आइए स्टूडेंट देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। आप देखिए इसमें क्या है आपका यहाँ पे कि व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन का अभाव। तो इसमें इसके जरिए क्या है? हम मतलब व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं कर सकते। यानी व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की पर्सनल। सांख्यिकी का रूप केवल समूहवादी होता है। ठीक है, सांख्यिकी का रूप कैसा होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ समूहवादी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? समूहवादी में भी क्या होगा स्टूडेंट आपका? तो यहाँ पर है कि समूहवादी में हमने बताया कि समूहवादी होता है क्योंकि यह केवल वर्गों के अध्ययन से संबंधित है, व्यक्तिगत मूल्य से नहीं होता है। तो जो सांख्यिकी होता है तो उसका क्या? पर्सनल। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि पर्सनल हम अध्ययन नहीं कर सकते, वो समूहों के साथ चलता है क्योंकि यह केवल वर्गों के अध्ययन से संबंधित है, व्यक्तिगत मूल्य से नहीं है। अब आइए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि भ्रमपूर्ण निष्कर्ष की संभावना। भ्रमपूर्ण निष्कर्षों की संभावना में क्या है? भ्रम का मतलब क्या हुआ कि अंधेरे में रखना किसी चीज को। हम क्या होते हैं? भ्रमित होते हैं ना, वो चीजें। फिर क्या है? सांख्यिकी के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन्हें अधिक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। ऐसे निष्कर्ष अक्सर बहुत अपूर्ण और भ्रमपूर्ण होते हैं। यानी जो मतलब सांख्यिकी में क्या होता है कि जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, यानी जो हम देखते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं? वो अधिक जो है भ्रम में रह जाती हैं, या कभी हम इमेजिनेशन के आधार पर करते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट है कि औसत को आवश्यकता से अधिक महत्व देना। यानी जो औसत है, एवरेज है, उसको क्या करते हैं? उसको आवश्यकता से अधिक हम महत्व देते थे। इसमें क्या है? सांख्यिकी द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वे साधारणतया
औसत के रूप में ही होते हैं। एक और सांख्यिकी औसत को सबसे अधिक महत्व देती है, तो दूसरी ओर ऐसे औसत दीर्घकाल में कभी उपयोगी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब आपके जो है औसत पर माने एक रेशियो पर होता है। तो जो सांख्यिकी है वो क्या है, एवरेज में चल रही है। ठीक है, अधिक इसका जो है यूज नहीं होता, यही आपका यहाँ पर कह रहा है, यही क्या है इसकी जो है दोष है। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, चौथा प्रश्न आप देखिए यहाँ पर कि सांख्यिकी के लाभ क्या होते हैं। तो सांख्यिकी के लाभ क्या है, निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या है आपका संख्यात्मक विवेचन, दूसरा है आपका समंकों को सरल बनाने में सहायक, तीसरा है आपका तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है पूर्वानुमान में सहायक, और पांचवा क्या है व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि। तो ये सब क्या है, ये सब आपके जो है मतलब सारणियन के लाभ हैं। आइए हम एक एक पॉइंट को फिर से क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट, आइए अब एक एक पॉइंट को हम समझते हैं स्टूडेंट कि क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक एक पॉइंट है। पहला, सॉरी अभी एक मिनट, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। अभी आपके सांख्यिकी के लाभ जो हैं बहुत हैं। तो इसमें देखिए छठा आपका क्या है, अभी 5 यहाँ तक हुआ आपका कि संख्यात्मक विवेचन, समंकों को सरल बनाने में सहायक, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पूर्वानुमान में सहायक, और क्या है व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका नियमों, छठवां क्या है आपका नियमों का सत्यापन करने में सहायक, सातवां है आपका विषय की सही जानकारी, आठवां क्या है प्रशासनिक महत्व, नवां क्या है नियोजन में महत्व, दसवां क्या है आर्थिक क्षेत्र में महत्व, और 11वां क्या है सामाजिक अनुसंधानों में महत्व। ठीक है, तो ये सब क्या, ये आपके 11 पॉइंट जो है सांख्यिकी की जो है महत्व। अब आइए एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम देखते हैं कि संख्यात्मक विवेचन क्या होता है। तो देखिए संख्यात्मक विवेचन में क्या है, कुछ समय पहले तक सांख्यिकी के द्वारा केवल उन्हीं विषयों से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते थे जिनकी सीमा में माप की जा सकती थी ना, मतलब जो क्या है जिनकी सीमा हम माप सकते थे, उन्हीं आंकड़ों को क्या करते थे हम यहाँ पर जो है विवेचन कर पाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड नंबर आप देखिए, सेकेंड नंबर हमारा क्या है कि समंकों को सरल बनाने में, समंकों को क्या करना है सरल बनाने में सांख्यिकी। ठीक है, तो कैसे हम समंक को जो है सरल बनाते हैं, तो क्या सांख्यिकी की इस अर्थ में भी उपयोगी विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है, इस अर्थ में उपयोगी विज्ञान है कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को बहुत सरल तथा सुबोध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो समंक को क्या करता है, सांख्यिकी जो होता है वो सरल बनाता है। ठीक है, जितने भी मतलब डाटा मिल रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है, वो क्या करता है सांख्यिकी के जरिए वो हमको सरल और आसानी भाषा में समझ आता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन। सांख्यिकी के जरिए क्या करते हैं हम, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो देखिए सांख्यिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य किसी एक विषय अथवा विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने का सुविधा करना है। ठीक है, तो जो सांख्यिकी है वो क्या करता है, तथ्यों यानी जो डाटा है उसका हमको तुलनात्मक अध्ययन करता है। जैसे हम शहर और गांव से, जैसे अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जैसे शहर और क्या है दूसरा में हमने ले लिया गांव, तो अब क्या कह सकते हैं कि जो है शहर के लोगों के जो विचार होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, गांव के लोगों की विचारधारा जो होती है थोड़ी सी क्या होती है शहर के अपेक्षा जो है निम्न कोटि की होती है। तो अब क्या हुआ, ये चीज़ हमने क्या किया तुलनात्मक अध्ययन कर दिया। शहर के जो माता पिता होते हैं अपने बच्चे के करियर के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक होते हैं, वो अच्छी शिक्षा दीक्षा पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, उनके खान पान उनका ड्रेस सब कुछ अप टू डेट रखते हैं। लेकिन वहीं पर क्या है गाँव के माता पिता जो होते हैं वो शहर के माता पिता की अपेक्षा क्या है बच्चों के मतलब परवरिश पे जो है उतना ध्यान नहीं दे पाते। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ रीज़न है कि गांव के लोग जो होते ज़्यादातर खेती बाड़ी तक रहते हैं, तो उतना अपने बच्चे पे क्या है प्रॉपर केयर नहीं कर पाते। तो ये सब क्या है, सब आपका एक तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, पूर्व अनुमान में सहायक। ठीक है, पूर्व अनुमान में सहायक जो सांख्यिकी होता है वो क्या है पूर्व अनुमान में सहायक होता है। तो देखिए वास्तव में पूर्व अनुमान विज्ञान की एक आवश्यक विशेषता है। सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन के वर्तमान युग में विभिन्न समाज विज्ञान अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उन्हें
ही होगा स्टूडेंट, उन्हें ही सहायता से, उन्हें की सही दिया है, उन्हीं की सहायता से भावी, एक मिनट इसको सही कर लीजिए, उन्हीं की सहायता से भावी अनुमान लगाकर योजनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूर्वानुमान का मतलब कि पहले से अनुमान लगाना। तो जो सांख्यिकी होता है, तो हम जैसे रिसर्च करने जा रहे हैं तो पहले से हम कहाँ तक पहुँचेंगे एक अनुमान लगाते हैं कि हम अगर इस समस्या को हमने चुना है तो इस समस्या में हमको क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या निष्कर्ष मिलेगा, तो पहले से क्या करें एक अनुमान लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की अब बढ़ते हैं स्टूडेंट। पाँचवा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पांचवा देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, यानी सांख्यिकी का अध्ययन करने से हम किसी भी समस्या के व्यवहारिक पक्ष को समझने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि सांख्यिकी का संबंध किसी तरह से कल्पना से नहीं होता बल्कि अनुभव सिद्ध से होता है, यानी जो हमको अनुभव मिल रहा है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ, पर्सनल, तो हमें क्या है पर्सनल अनुभव मिलता है ना स्टूडेंट, हम पर्सनल किसी भी काम को अगर करते हैं तो हमें क्या है व्यक्तिगत अनुभव अपने कार्य से मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं नियमों का सत्यापन। नियमों का सत्यापन हम कैसे कर रहे हैं, नियमों का सत्यापन करने में सहायक तो क्या है, समाज विज्ञानों की एक प्रमुख समाज, ठीक है, विज्ञानों की एक प्रमुख समस्या अपने से संबंधित पुराने नियमों और सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच करना है। जो मतलब हमारा जो सांख्यिकी है वो क्या करता है, जो भी हमारे समाज में विज्ञान से संबंधित कोई भी समस्या होती है वो क्या, जैसे पुराने नियम, हाँ जैसे पुराने नियम होते, पुराने सिद्धांत होते, आज भी क्या है हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग जो हैं तो वो क्या है पहले ज़माने के, तो वो अपना नियम लगाते हैं कि हमें क्या है सुबह पहले उठना चाहिए, अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाना चाहिए, सत्य के राह पर चलना चाहिए, ये सब क्या सब आपका एक सिद्धांत है। लेकिन फिर क्या होता है उसमें कि अक्सर परिस्थितियों बदल जाने के कारण पुराने नियम और सिद्धांत वर्तमान में क्या उपयोगी नहीं रह जाती हैं। सांख्यिकी के द्वारा हमें, ठीक है, सांख्यिकी के द्वारा हमें क्या है ऐसे अध्ययन पद्धतियां मिल जाती हैं जिनके, ठीक है, जिनके द्वारा किसी विषय से संबंधित वर्तमान तथ्यों को एकत्रित करके यह जाना जा सकता है कि अतीत का कोई नियम अथवा सिद्धांत वर्तमान में किस सीमा तक उपयोगी है अथवा अनुपयोगी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब आपका मतलब ये जो है मतलब नियमों का सत्यापन करने में सहायक करता है। तो हम देखते हैं ना कि कौन सा नियम सिद्धांत जो है पहले से चला आ रहा है वो आज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्या ये मेरी मतलब सफलता का राज बन रहा है या असफलताओं का कारण बन रहा है, ये सब क्या करते हैं, सब हम उसके अनुसार देखते रहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सांख्यिकी विषय की सही जानकारी। तो क्या है कि सांख्यिकी के द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह कहीं अधिक स्पष्ट और अनुभव सिद्ध होती है। किसी देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहाँ शिक्षा का प्रतिशत कैसा है, औद्योगिक विकास दर क्या है तथा अपराधों की प्रकृति कैसी है आदि विषयों का सही जानकारी के लिए सांख्यिकी ही सबसे अधिक क्या होती है, प्रामाणिक आधार होती है। ठीक है, तो देख लीजिए कि यानी क्या है यहाँ पर, जैसे विषय का सही जानकारी, तो हमने कोई टॉपिक लिया पठन पाठन से संबंधित या क्राइम से संबंधित, तो क्या करते हैं हम देखते हैं ना, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना कि वहाँ का जो है क्राइम स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, वहाँ पर क्राइम जो कर रहे हैं लोग मतलब कितने तक पहुँचा है, कितना कम हुआ है, ये सब क्या करते हैं, सब हम एक सांख्यिकी के जरिए ही जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मानक विचलन या प्रमाप विचलन का सूत्र सहित समझाइए। यानी मानक विचलन क्या होता है और प्रमाप विचलन को क्या है सूत्र सहित यानी फार्मूला हमको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मानक विचलन या प्रमाप विचलन होता क्या है। तो देखिए मानक विचलन या प्रमाप विचलन द्वितीयक स्तर का माध्य है। क्या है, द्वितीयक स्तर का क्या होता है, माध्य। देखिए द्वितीयक ऐसे लिखा गया स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए द्वितीयक स्तर का क्या होता है, माध्य। जब माध्य को आधार मानकर हम किसी अन्य माप को, ठीक है, अन्य माप को जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, जानने का प्रयत्न करते हैं तो वह द्वितीयक स्तर का माध्य बन जाता है। इसका उपयोग विभिन्न पद,
ठीक है, विभिन्न पद मूल्य अथवा इकाइयों का माध्य से विचलन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका हमने अर्थ बता दिया यहाँ पर कि अर्थ क्या, द्वितीयक। देखिए आप इसको सही कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए एलहांस के शब्दों में क्या होता है, तो एलहांस के शब्दों में क्या है, मानक विचलन अंक गणितीय। ठीक है, मानक विचलन अंक गणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। ठीक है, क्या है, एलहांस ने क्या परिभाषा दी कि मानक विचलन क्या, अंक गणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के वर्गों का क्या है, माध्य का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब देखिए नोट करके हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया स्टूडेंट कि मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया था। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। आप अभी पीजी में, हो सकता है आगे आप नेट की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, कार्ल पियर्सन ने किया था। कार्ल पियर्सन ने किया था मानक विचलन का उपयोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मानक विचलन की गणना के लिए प्रत्यक्ष विधि तथा लघु विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मानक विचलन की गणना के लिए किस सूत्र का कहाँ प्रयोग किया जाएगा और यह पूर्णतया आंकड़ों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आइए देखिए सूत्र भी, आप यहाँ सूत्र देखिए हमने टाइप किया, उसको टाइपिंग में लिया नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख कर फिर से लिख लीजिएगा कि एस डी बराबर, एस डी का मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या है, आपका पूरे करनी रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, आपका सिग्मा डी स्क्वायर है, सिग्मा डी स्क्वायर, और बटे में क्या है, कैपिटल एन है। ये क्या है, आपका मानक विचलन का सूत्र है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग वो ले नहीं पा रहा था, लेकिन इसको आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि ये है आपका सूत्र, एस डी बराबर सिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन। आप ये सूत्र आप लिख देंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर सिर्फ, 5 में से 2 नंबर सिर्फ आपको क्या है, इस फार्मूले पर मिल जाएगा। तो इस सूत्र को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए देखिए उनको हम कहते क्या है, तो एस डी बराबर क्या है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। एस डी बराबर क्या है आपका, तो एस डी बराबर है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर को विचलनों के वर्गों का योग बोलते हैं। और एन बराबर क्या है, समंक श्रेणी के पदों की संख्या है, और ये करनी को हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में सारी चीजें आ गई होंगी स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। देखिए बीच में हमने कहीं भी आप लोगों को लाइक शेयर का नहीं बोला, लास्ट में हम बोल रहे हैं कि लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए ये आप आज से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का जो है मॉडल पेपर शुरू हो गया है। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन का जो है मॉडल पेपर हम आप लोगों को और देंगे। उसके बाद क्या होगा, अति लघु जो है मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का भी मॉडल पेपर हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट के जरिए क्वेरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए।